नमस्कार। सुबह के 8 बज चुके हैं और वक्त हो चला है टॉप एजेंडे का। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी के गुजरात दौरे का। आज दूसरा दिन रहने वाला है तो केवड़िया में मिशन लाइफ का करेंगे शुभारंभ। 10वीं हेड ऑफ मिशन कॉन्फ्रेंस में भी हिस्सा लेंगे। कई विकास परियोजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे। तो केवड़िया में मिशन लाइफ का शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज गुजरात दौरे का उनका दूसरा दिन है। 10वीं हेड ऑफ मिशन कॉन्फ्रेंस में भी हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही साथ कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करते हुए नजर आएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात दौरे का ये दूसरा दिन है। कल जहां डिफेंस एक्सपो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे, आज प्रयागराज दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। तो संघ प्रमुख मोहन भागवत से उनकी मुलाकात होनी है। जयपुरिया कॉलेज में प्रवास कर रहे हैं संघ प्रमुख। करीब दोपहर 12:30 बजे सीएम योगी और मोहन भागवत की यह मुलाकात रहने वाली है। तो आपको बता दें कि प्रयागराज में मोहन भागवत मौजूद हैं। 3 दिवसीय उनका प्रयागराज का दौरा है और जयपुरिया कॉलेज में वो मौजूद हैं। और इसी दौरान प्रदेश के मुखिया प्रयागराज जा रहे हैं और संघ प्रमुख मोहन भागवत से उनकी मुलाकात होगी। तो 12:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब उन दोनों की मुलाकात होनी है। कहीं ना कहीं जहां एक के बाद एक कई मुद्दों को संघ प्रमुख का मंचों से उठाते रहे हैं और कहीं ना कहीं ये चर्चा प्रदेश के मुखिया के साथ भी हो सकती है। किस तरह से तमाम समसामयिक मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। तो जयपुरिया कॉलेज में प्रवास कर रहे हैं संघ प्रमुख और इसी दौरान माना जा रहा है कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ उनसे मुलाकात कर सकते हैं। दोपहर 12:30 बजे उनकी मुलाकात होनी है और अभी तक कोई ऑफिशियल डिटेल नहीं दी गई है, लेकिन आज प्रयागराज दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे और 3 दिवसीय दौरे पर सरसंघचालक मोहन भागवत वहां पर मौजूद है। 12:30 बजे का वो वक्त होगा जब दोनों की मुलाकात होनी है और इस मुलाकात के कई महत्वपूर्ण मायने निकलकर सामने आ सकते हैं। जहां एक तरफ अगर संघ प्रमुख मोहन भागवत की बात की जाए तो मंचों से कई तरह के मुद्दों को उठाते रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसके साथ ही प्रयागराज से विवेक पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, सबसे पहले आपके पास आऊंगी क्योंकि संघ प्रमुख मोहन भागवत 3 दिवसीय दौरे पर प्रयागराज में मौजूद है और आज कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज दौरा है और इस दौरान संघ प्रमुख से उनकी मुलाकात होनी है। किस तरह से ये पूरा दौरा रहने वाला है और किस तरह से इस मुलाकात को महत्वपूर्ण माना जाए? जी ऋतु, जिस तरीके से ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ये बैठक चल रही थी जिसमें शामिल होने के लिए पिछले 12 तारीख से ही संघ प्रमुख मोहन भागवत यहाँ प्रयागराज पहुंचे हैं। खैर, अब उनका जो अधिवेशन था, जो कार्यकारी मंडल की बैठक थी, वो तो समाप्त हो गई, लेकिन उनसे मिलने के लिए आज सुबह के मुखिया योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं। दोपहर 12:35 का वक्त बताया जा रहा है जब जी वो गोहनिया इलाके में पहुंचेंगे। वात्सल्य परिवार में ही उनका हेलीपैड बनाया गया है, जहां जी। पर वो उतरेंगे और वहां उतरने के बाद लगभग 1.5 घंटे तक ये प्रयागराज में रहेंगे और संघ प्रमुख से कई मुद्दों को लेकर उनसे बातचीत होनी है। बताया जा रहा है कि लगभग 1.5 घंटे से 2 घंटे के बीच वो अपना वक्त यहाँ प्रयागराज में गुजारेंगे। दोपहर का भोजन भी उस संघ प्रमुख के साथ करने की बात कही जा रही है। और जो अगर मुद्दों की बात करें कि किन मुद्दों पर चर्चाएं होंगी, हम्म। तो कई तरह के समसामयिक मुद्दे हैं। आगामी जो कुंभ का मुद्दा है और हम्म। आगे की जो रणनीति है उस पर विचार किया जाएगा। जी ऋतु। बिल्कुल विवेक, देखिए कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो लगातार संघ प्रमुख मोहन भागवत मंचों से उठाते रहे हैं और कहीं ना कहीं उन्हीं मुद्दों पर चर्चा भी सीएम योगी आदित्यनाथ से हो सकती है। इसके साथ ही आगामी चुनाव को लेकर कुछ ना कुछ मार्गदर्शन भी उनके द्वारा दिया जा सकता है। अश्विनी भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। अश्विनी, कितना महत्वपूर्ण ये दौरा माने, क्योंकि अब हर किसी की नजर है कि आखिर इस दौरे में क्या कुछ निकलकर बातें सामने आती हैं, लेकिन उससे पहले करीब 12:30 बजे का वक्त है जब वो प्रयागराज पहुंच जाएंगे, कहीं ना कहीं लखनऊ से रवाना होंगे। क्या कुछ उनका वहां पर कार्यक्रम रहने वाला है?
बिल्कुल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज जा रहे हैं ये तो पता है, लेकिन ऑफिशियली जो कार्यक्रम जारी होता है मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से वो अभी तक जारी नहीं हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको व्यक्तिगत रूप से देखा जा रहा है। ये कार्यक्रम एक तरीके से व्यक्तिगत, क्योंकि इससे पहले भी देखा गया कई बार उत्तर प्रदेश में संघ प्रमुख रहे हैं, तो उस दौरान मुलाकात जब हुई तब कोई आधिकारिक रूप से जो दौरा होता है या फिर कार्यक्रम होता है जिसे जानकारी सभी कार्यक्रम दी जाती है उस तरीके से नहीं दी जाती। हालांकि मुख्यमंत्री आज प्रयागराज जा रहे हैं, लेकिन स्पष्ट हो चुका है और कहीं ना कहीं मोहन भागवत हैं जो उनसे मुलाकात करेंगे। हालांकि मोहन भागवत यूपी में यानी कहीं प्रयागराज में 12 अक्टूबर से रुके हुए हैं और अगले कुछ और दिन वहीं पर प्रवास करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर एकाएक मुख्यमंत्री को क्यों जाना पड़ा मुलाकात के लिए, क्योंकि इससे पहले कुछ दिन पहले लखनऊ भी आए थे जो मोहन भागवत, उस दौरान मुलाकात हुई थी। निश्चित तौर पर अभी जो वहां पर कार्यक्रम हुआ, जो अधिवेशन हुआ, उस दौरान देखा गया कि तमाम मुद्दे ऐसे रहे जिनको उस अधिवेशन में उठाया गया संघ के, जिसमें चाहे धन परिवर्तन का मुद्दा हो या फिर बढ़ती जनसंख्या का मुद्दा हो। निश्चित तौर पे ये बड़े मुद्दे हमेशा आ रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के लिए हो या फिर देश के लिए हो, और कहीं ना कहीं संघ इसको लगातार उठाता रहा है। चाहे वो जनसंख्या जिस तरीके से बढ़ रही है उसको किस तरीके से नियंत्रण किया जाए, समय समय पर बड़े मंचों से इसको लेकर के मोहन भागवत हैं जो अपना बयान देते रहे हैं। साथ ही साथ अगर बात करें जो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी संख्या में पीएफआई के जो सदस्य थे वो गिरफ्तार किए गए थे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में किस तरीके से जो ये आतंकी है ये जड़ें बना रहे हैं, इस पर भी चर्चा हुई। निश्चित तौर पर अब आज जब मुख्यमंत्री मुलाकात करेंगे, एक तरीके से समन्वय बैठक दोनों लोगों के बीच में होगी कि आखिर उत्तर प्रदेश सरकार और संघ किस तरीके से जो देश के लिए बेहतर काम है, जो बेहतर मुद्दे हैं उनको उठाए, जिससे आने वाले समय में तमाम ऐसी समस्याएं हैं जो खत्म हो जाए। निश्चित तौर पर अगर बात करें उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश में लगातार देखा जा रहा है कि रोहिंग्या जो हैं वो लगातार हावी हो रहे हैं। लगातार यहाँ पर जितने भी अगर जो नाले हैं, बड़े नाले लखनऊ के, उनके किनारे रोहियों का एक तरीके से कब्जा हो गया। निश्चित तौर पर एक ये बड़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि इससे पहले भी देखा गया दिल्ली में इस तरीके से हुआ था, रोहिया है पूरा कब्जा किए थे क्षेत्र को, कहीं ना कहीं वो परेशानी का सबब बन गए बाद में। निश्चित तौर पर इसको इन मुद्दों को लेकर भी चर्चा हो सकती है। हालांकि जनसंख्या जो क्या विस्फोट हो रहा है लगातार बढ़ रही, एक बहुत मुद्दा संघ का जो प्रवास जो कार्यक्रम पूरा हुआ, अधिवेशन हुआ, उस दौरान भी रहा, और आज जब मुख्यमंत्री की और संघ प्रमुख की मुलाकात होगी उस दौरान भी रहेगा। हालांकि लमसम 1 घंटे का ये कार्यक्रम मुलाकात का दौर रहेगा, उसके बाद जो है मुख्यमंत्री लखनऊ वापस आ जाएंगे। निश्चित तौर पर अभी तक जानकारी हो रही है कि सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री एक व्यक्तिगत कार्यक्रम के मुलाकात के रूप में जा रहे हैं, वहां पर किसी अन्य तरह के कार्यक्रम में शिरकत नहीं करेंगे और सीधे प्रयागराज से लखनऊ आ जाएंगे। जी ठीक है अश्विनी, देखिए लगातार यही कहा जा रहा है कि ऑफिशियल कोई ऐसी डिटेल नहीं दी गई है। विवेक चूंकि वहां पर मौजूद है प्रयागराज में, विवेक देखिए ऑफिशियल डिटेल तो नहीं दी गई है, लेकिन जिस तरह से हम सीएम योगी आदित्यनाथ को देखते आए हैं, लगातार ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं क्षेत्रों के, जब वो प्रयागराज पहुंचेंगे क्या उनकी अधिकारियों से भी मुलाकात होगी, समीक्षा बैठक करते हुए भी नजर आएंगे? इसके साथ ही कभी भी किसी भी क्षेत्र में जाते हैं अगर सीएम, तो वहां के विकास की गति को देखते हैं, किस तरह से कामकाज चल रहा है, इसके साथ ही कानून व्यवस्था को भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या ये तस्वीर आज नजर आएगी? ऋतु, अगर हम ऑफिशियल विजिट की बात करें और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की बात करें तो अभी तक इस तरीके की कोई बातें निकलकर सामने नहीं आई। हालांकि ये मुख्यमंत्री का जो प्रोटोकॉल है वो मंगलवार को ही आ गया था, जिसमें कहीं भी किस तरह का कोई जिक्र नहीं था। हालांकि अधिकारियों ने पहले से ही सारी चीजों की तैयारी कर ली है कि अगर किसी तरह की कोई बैठक करेंगे अधिकारियों के साथ, उसके लिए अधिकारियों ने अपनी पूरी चाकचौबंद व्यवस्था कर लिखी है, सारी फाइल और जितने भी संबंधित अधिकारी हैं वो वहां पर मौजूद रहेंगे। लेकिन जो अभी बात निकलकर सामने आ रही है उसमें सीधे एक औपचारिक मुलाकात संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज संगम नगरी प्रयागराज पहुंच रहे हैं। उनके साथ वो बैठक करेंगे, तमाम विषयों पर वार्ताएं होंगी और आगे वो सीधे यहाँ से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। विवेक, इसके साथ ही साथ कितने घंटों की ये मुलाकात रह सकती है? कितने घंटे प्रयागराज में मौजूद रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ? वक्त की बात करें ऋतु, तो दोपहर में 12:35 पर वो प्रयागराज के गोहनिया इलाके में पहुंचेंगे वात्सल्य परिवार में, जहां पर ये रात्रि संघ की बैठक चल रही थी, और 1:45 पर वो यहां से रवाना हो जाएंगे अपने रात्रि उड़ान से सीधे लखनऊ के लिए। तो लगभग अगर 1 घंटे 1.5 घंटे का वक्त कहा जाए तो 1.5 घंटे वो प्रयागराज में रहेंगे।
ठीक है विवेक, अश्विनी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी, 1 से 1.5 घंटे की ये मुलाकात, विवेक भी बता रहे हैं किस तरह से ये मुलाकात रहेगी, और आपने जिस तरीके से जिक्र किया कि ये पर्सनल ये विजिट है जहां पर उनकी मुलाकात मोहन भागवत से होने वाली है। कहीं ना कहीं मोहन भागवत या आरएसएस का वो कुनबा कह ले, जिस तरह से सरकार पर उसका मार्गदर्शन रहता रहा है, कहीं ना कहीं अब आगामी जो चुनाव आने वाले हैं उसकी तैयारियों को लेकर भी कई बातचीत हो सकती है, अपना मार्गदर्शन देते हुए मोहन भागवत नजर आ सकते हैं। बिल्कुल, अगर बात करें मोहन भागवत की, असंघ कभी खुले तौर पर किसी भी चुनाव को लेकर चर्चा नहीं करता है। वो अपने जो एजेंडे फिक्स होते हैं उसके उसी आधार पर काम करता है, उसी पर चर्चा करता है। इससे पहले देखा गया लखनऊ में 2 बड़ी समन्वय बैठक सरकार और संगठन की हुई थी, सरकार और संघ की हुई थी। उस दौरान भी जो मुद्दे थे वो सिर्फ जो संघ के एजेंडे थे उन पर चर्चा हुई थी, और जिसमें जनसंख्या विस्फोट था, जिसमें रोहिंग्या मुसलमान थे, जिसमें आपसी तालमेल था कि मुस्लिमों को किस तरीके से एक साथ लाया जाए। इन तमाम मुद्दों को चर्चा हुई। हालांकि खुले तौर पर कभी भी संघ चुनाव की पैरवी नहीं करता, ना भाजपा की पैरवी करता है। वो उसके एजेंडे, और कहीं ना कहीं भाजपा उन एजेंडों पर काम करती है जिसका उसका फायदा मिलता है। निश्चित तौर पर आप जब मुलाकात होगी, क्या कुछ बात होगी, ये कुछ देखना रहेगा। जी ठीक है विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। अश्विनी, आप लगातार जुड़े रहिए, लौटूंगे आपके पास। बढ़ेंगे आगे। वाराणसी से आतंकी संगठन आईएसआईएस का सदस्य गिरफ्तार हुआ है। एनआईए ने आईएसआईएस सदस्य को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आतंकी का नाम कलाम सिद्दीकी बताया जा रहा है। आईएसआईएस के लिए भर्ती का कर रहा था काम, तो नौजवानों का ब्रेन वॉश करता था कलाम, तो आतंकी से विस्फोटक बनाने वाला सामान भी मिला है। तो वाराणसी से ये गिरफ्तारी हुई है। देखिए, एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी है, और देखिए लगातार एक के बाद एक ऐसी का संगठन से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको गिरफ्तार करने में एनआईए की तरफ से कोशिशें की जा रही है। तो नौजवानों का ब्रेन वॉश करता था ये कलाम नाम का ये आतंकी गिरफ्तार हुआ है। आतंकी के से विस्फोट बनाने के सामान भी बरामद हुए हैं। तो वाराणसी से ये बड़ी खबर दे रहे हैं, आईएसआईएस का सदस्य गिरफ्तार हुआ है। और ज्यादा जानकारी के साथ नीलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीलेश, एनआईए ने आईएसआईएस के सदस्य को गिरफ्तार किया है, एक बड़ी कामयाबी। और देखिए लगातार ये कोशिश की जा रही है कि आतंक के नाम को मिटाया जा सके। देखिए, बिल्कुल एनआईए लगातार अभियान चलाकर जिस तरीके से लगातार छापेमारी कर रहा है, कार्रवाई कर रहा है, उसको देखते हुए ये जरूर कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में और संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश और देश के अलग अलग हिस्सों से होगी। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी से आईएसआईएस का जो आतंकी है उसको गिरफ्तार किया गया है। आतंकी का नाम कलाम सिद्दीकी बताया जाए, जो लोगों को ब्रेनवाश करके जो है पीएफआई का एजेंट बनाने के लिए या फिर आईएसआईएस के लिए काम करने के लिए प्रेरित करता था। जब एनआईए को इसकी सूचना मिली तो एनआईए ने इसको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद जब इसकी रिमांड के अधीन कर ली जाएगी और रिमांड पर लिया जाएगा, कहीं ना कहीं जब इससे कड़ाई से पूछताछ की, तमाम और कड़ियां जो सकती है कि लोगों को इसमें कि नौजवानों का ब्रेन वॉश किया है और उनको अगर जोड़ा है आईएसआईएस के साथ तो कहाँ है, कब कब ये आईएस के संपर्क में रहा है, कैसे ये आईएसआईएस के लिए काम कर रहा था, तो तमाम चीजों को लेकर पड़ताल। नीलेश, उसके साथ ही साथ देखिए एनआईए लगातार ये कोशिश में जुटी हुई है कि जितनी भी गिरफ्तारियां हो रही है या जिन पर संदेह है उनसे किस तरह से कड़ी दर कड़ी जोड़कर आगे और जो पूरे लोग इससे जुड़े हुए हैं उन तक पहुंचने की कोशिश की जाए। और देखिए ये कोशिश लगातार जारी है। इसके अलावा क्या कुछ जानकारी इस आतंकी के बारे में मिल पा रही है नीलेश? देखिए, बिल्कुल कलाम की बात की जाए तो कलाम को लेकर लगातार जो है एनआईए पूछताछ करेगी। और वाराणसी से गिरफ्तार हुआ है तो कहीं ना कहीं इससे पहले जिन आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था तो उनके निशाने पर भी धार्मिक नगरियां थी, चाहे वो वाराणसी हो, अयोध्या हो, मथुरा हो, काशी हो, तो तमाम जगहों को इन लोगों ने निशाना बनाया था कि इन जगहों को पहले हम टारगेट करेंगे, यहाँ के नौजवानों को हाथ जोड़ेंगे, उसके बाद यहाँ पर उन्माद फैलाएंगे। लेकिन उससे पहले ही एनआईए की जो टीमें हैं वो अलग अलग जगह छापेमारी कर रही हैं और कई गिरफ्तारियां हो चुकी। इससे पहले जिनको गिरफ्तार किया गया था उनसे भी पूछताछ हुई, तो पूछताछ के बाद कई और नाम निकल कर सामने आए, उनकी गिरफ्तारियां हुई। अब जब कलाम को गिरफ्तार किया गया है तो कलाम से जब पूछताछ होगी तो इनसे भी तमाम खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि कलाम के पास से जो विस्फोटक है वो बरामद हुआ है। विस्फोटक कहाँ इस्तेमाल करने वाले थे, इनके टीम में और कौन कौन लोग थे जो इनका सहयोग कर रहे थे, वाराणसी तमाम चीजों को लेकर पड़ताल होगी तो तमाम खुलासे हो। ठीक है नीलेश, आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे।
वहीं सरकारी अस्पताल में सुरक्षित नहीं महिलाएं। सरकारी अस्पताल के वार्ड बॉय की हुई गिरफ्तारी, युवती को बेहोश कर गैंगरेप की बात सामने आई है। सरकारी अस्पताल में 30 अप्रैल को यह घटना हुई। महानगर पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर जेल भेज दिया है। तो देखिए किस तरह सरकारी अस्पताल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। सरकारी अस्पताल के वार्ड बॉय ने की गिरफ्तारी हुई है। तो युवती को बेहोश कर गैंगरेप की बात सामने आई है। तो वहीं पुलिस ने इस वार्ड बॉय को गिरफ्तार कर लिया है। सरकारी अस्पताल में 30 अप्रैल को यह घटना हुई और ज्यादा जानकारी के साथ नीलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीलेश, देखिए सरकारी अस्पताल को लेकर यह बड़ी घटना सामने आई है जहां महिलाएं सुरक्षित नहीं है। एक वार्ड बॉय की तरफ से बेहोशी की दवा देकर उसके साथ गैंगरेप किया गया। क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल आपको बता दो कि पीड़िता का कहना है, आरोप है कि जो महानगर थाना क्षेत्र में स्थित सरकारी अस्पताल है, जिसको भावराव देवरत के नाम से जाना जाता है, वहां पर वार्ड बॉय ने उसको नशीला पदार्थ खिलाकर पहले बेहोश किया और खुद पहले बलात्कार किया। उसके साथ साथ उनके कई और साथियों ने भी बलात्कार किया। पुलिस से जब इस पूरे मामले की शिकायत की तो पुलिस ने पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद पीड़िता ने कोर्ट का सहारा लिया और कोर्ट का सहारा लेने के बाद जब कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ तो कल महानगर पुलिस हरकत में आई है। रात में जो आरोपी वार्ड बॉय है उसको गिरफ्तार किया गया है। उसके साथ साथ महिला ने जिन अन्य लोगों का जिक्र अपनी तहरीर में किया, उसकी गिरफ्तारी को लेकर दबिश दी जा रही है। कहीं ना कहीं राजधानी की बात करें तो राजधानी में लगातार जो है रेप की घटनाएं वो बढ़ती हुई नजर आ रही। बीते अगर हम 4 दिनों की बात करें तो 4 रेप की घटनाएं राजधानी के अंदर सामने आई हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि राजधानी में इतनी ज्यादा बलात्कार की घटनाएं क्यों हो रही है? क्या पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है या लोगों में पुलिस का डर खत्म हो गया? उन तमाम चीजों को लेकर चर्चा का विषय जरूर बना हुआ। बिल्कुल नीलेश, और लगातार इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था और सुरक्षा पर, महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। वहीं मेरठ के पत्रकार पंकज गुप्ता पर फायरिंग हुई है। फायरिंग में पत्रकार पंकज गुप्ता बाल बाल बचे। परिवार के साथ मेरठ शहर आ रहे थे पंकज गुप्ता। आरोपी फायरिंग के बाद गाड़ी लेकर हुए फरार। तो फायरिंग की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। थाना दौराला के शिवाया होटल प्लाजा की ये पूरी घटना आपको बता रहे हैं। तो परिवार के साथ मेरठ शहर आ रहे थे पंकज गुप्ता और इसी दौरान ये बदमाशों के द्वारा फायरिंग की गई है। तो आरोपी फायरिंग के बाद गाड़ी लेकर फरार हुए। और लगातार और ज्यादा जानकारी के साथ अतुल शर्मा हमारे संवाददाता मेरठ से जुड़ गए। अतुल, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? पंकज गुप्ता जो इंडिया न्यूज के पत्रकार है वो खतौली से मेरठ के लिए वापस लौट कर आ रहे थे। देर रात की ये घटना है। लगभग 10:55 पर उन पर शिवाया टोल प्लाजा से पहले गोलीबारी होती है। पहले ओवरटेक करके गाड़ी में टक्कर मारी जाती है, उसके बाद में फिर फायरिंग करके आरोपी मौके से फरार हो जाते हैं। लेकिन पुलिस ने फिलहाल आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ कर रही है किस वजह से पत्रकार की गाड़ी में टक्कर मारने की जरूरत करते हैं और उसके बाद किस तरह से उन पर फायरिंग करते हैं। फायरिंग के निशान टोल प्लाजा की दीवार में सामने गोली लगती है। साथ ही पंकज गुप्ता अपने परिवार और साथी के साथ थे, जिसमें जान बचाकर मौके से भागते हैं जब जाकर जान बचती है। लेकिन लगातार देखा जाए तो मेरठ के अंदर जिस तरह से खाकी पर सवालात खड़े हो रहे हैं, कहीं पत्रकारों पर गोली चल रही है तो कहीं दुकानदार पर गोली चल रही है। वहीं दूसरे थाने क्षेत्र की घटना है, वहां पर 3 युवकों, एक महिला समेत 2 लोगों पर गोली चली है, वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो मेरठ के अंदर कानून व्यवस्था पर, लगातार पुलिस व्यवस्था पर सवालात खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल अतुल, और जिस तरह से लगातार बेखौफ ये बदमाश नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं सवाल कानून व्यवस्था पर खड़े हो रहे हैं। मेरठ से आप अतुल लगातार बने रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। वहीं मेरठ में गंगानगर के गुर्जर चौक पर गोलीकांड हुआ है। बीच सड़क पर 3 लोगों पर फायरिंग से हड़कंप मच गया। तो गोली लगने से एक महिला समेत 3 लोग घायल हुए हैं। शिवम नाम का युवक पर फायरिंग करने का आरोप है। ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर आरोपी मौके से फरार हो गए। तो बीच सड़क पर 3 लोगों पर फायरिंग से हड़कंप मच गया। तो एक महिला समेत 3 लोग गोली लगने से घायल हुए हैं। मम्मी पापा हमारे दुकान पे बैठे थे, हमारी परचून की दुकान है। तो वहाँ पर एक अज्ञात आदमी आया, उसका नाम था सोनू। अब वो आया हमारी दुकान के पास को आया, वो जिससे कि वो, और उसके पीछे था एक कोई बंदूक वाला, उस पर थी माउजर रेड कलर की, और उसने ना उन पर गोली चला रहा था। तो वो गोली जाके लगी मम्मी के मेरी जांघ में और पापा के कंधे में। वो मम्मी को बचाने के चक्कर में पापा के लगी है गोली। क्या
पहले भी ऐसे वाक्य हुआ था आपके साथ? नहीं, हम तो किसी से ना तो लड़ाई करते ना किसी से ऐसे मतलब रखते हम, लेकिन जिसके पीछे भागा था वो ऐसे कामों में। और लगातार अतुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, देखिए एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं फायरिंग की। बदमाश कितने बेखौफ है मेरठ में, ये नजर आ रहा है। टोल प्लाजा पर घटना करते हैं, उसके बाद फिर और दूसरी जगह पर गंगानगर में और दूसरे बदमाश घटना करते हैं। देखा जाए तो कहीं ना कहीं लोग असुरक्षित है। अपनी दुकान पर देख सकते हैं व्यापारी बैठे हुए थे, वहीं उनकी किसी के द्वारा चौराहे पर खड़े होकर के गोली चलाई जाती है। गोली चलने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच जाता है, जो लोग हैं आपस में अफरा तफरी मच जाती है। और उसके बाद देखा जाए तो व्यापारी की पत्नी और व्यापारी की गोली लग जाती है। पुलिस का कहना है कि आरोपी की तलाश की जा रही है, जब से धरपकड़ की जा रही है, लेकिन अभी तक गंगानगर प्रकरण में पुलिस शायद लगता है किसी भी आरोपी को नहीं पकड़ पाई है। लगातार देखा जाए देहात और शहर क्षेत्र के अंदर ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही है, गोलीबारी की घटना लगातार बढ़ती जा रही है। मेरठ के अंदर 3 लोग घायल हुए, एक महिला समेत 2 लोग घायल हुए, तीनों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लगातार कानून व्यवस्था जीरो टॉलरेंस नीति की अगर बात की जाए तो मेरठ के पुलिस प्रशासन पर वो लागू नहीं होता है। पुलिस प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सोए हुए है। फिलहाल की अगर बात की जाए तो तीनों लोग खतरे से बाहर है, लेकिन फिर भी जान के साथ किस तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये अपराधी जो है खुलेआम माउजर लेकर घूमते हैं, कहीं पिस्टल लेकर के घूमते हैं। पुलिस प्रशासन ऐसे लोगों को लाइसेंस की अनुमति क्यों देता है? जो लोग अपने पर्सनल लाइसेंस से जाकर के चौराहों पर जाकर के रोडों पर हाईवेज पर और गोली चला करके किसी भी परिवार को तबाह करने के लिए, किसी भी परिवार को बिगड़ किसी रंजिश के गोली लगने से परेशान करते हैं, ऐसे लोगों पर पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है, ना उनके लाइसेंस को रद्द करता है। लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो दौराला वाले प्रकरण में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। साथ ही गंगानगर में 3 लोगों को गोली लगी है, उनकी अभी तलाश की जा रही है। गोली मारने वाले व्यक्ति की तलाश की जा रही है। ठीक है अतुल, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। और अब खबर गोरखपुर से है, जहां प्लेवे स्कूल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई। गड्ढे में भरे पानी में डूबकर बच्ची की मौत हो गई है। प्लेवे स्कूल में दृष्टि शुक्ला का था पहला दिन। बच्चे के पिता ने रामगढ़ताल थाने में दी है तहरीर, तो स्कूल प्रशासन पर मुकदमा दर्ज करने की मांग है। रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के कजाकपुर का पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर प्लेवे स्कूल में दृष्टि शुक्ला का पहला दिन था और इसी दौरान एक गड्ढे में पानी भरा हुआ था, जिसमें डूबकर इस बच्चे की मौत हो गई। बच्चे के पिता ने रामगढ़ थाने में ये तहरीर दी है। स्कूल प्रशासन पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। तो रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के कजाकपुर का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। तो प्लेवे स्कूल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई है कि स्कूल के इस तरह प्रबंधन नहीं किया गया कि गड्ढे में भरे पानी में डूबकर बच्चे की मौत हो गई है। तो स्कूल के लोगों पर यह जिम्मेदारी दी जाती है कि बच्चे को संभाल कर सुरक्षित स्कूल में मौजूद होंगे, लेकिन इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रही है। तो स्कूल प्रशासन पर मुकदमा दर्ज करने की मांग परिवार की तरफ से किया जा रहा है। तो रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के कजाकपुर का ये पूरा मामला है, जहां पर प्लेवे स्कूल में जो प्लेग्राउंड था वहां पर एक गड्ढा था जिसमें पानी भरा हुआ था और उसी गड्ढे के पानी में गिरकर इस बच्चे की मौत हो गई। और ज्यादा जानकारी के साथ गोरखपुर से संवाददाता हरेंद्र दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरेंद्र, स्कूल प्रशासन की प्रबंधन की इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसका शिकार एक बच्चा हुआ और जिसकी मौत हो गई। देखिए, रामगढ़ताल क्षेत्र के कजाकपुर स्थित में जब हल्की भी बारिश होती है तो काफी जल जमाव की स्थिति बनी रहती है। स्कूल प्रबंधन की घोर लापरवाही, जब कैंपस या कैंपस के बाहर पानी लगे थे, स्कूल खोलने की जरूरत क्या थी? दूसरी चीज, जब गार्जियन बच्चों को स्कूल छोड़ करके गए तो स्कूल में सुसज्जित तरीके से अभिभावक के रूप में स्कूल प्रबंधन काम करता है, लेकिन कहीं न कहीं स्कूल प्रबंधन उस लापरवाही बच्चे के साथ किया और जिसका खामियाजा आज बच्चे के माँ बाप को भुगतना पड़ा और समाज को भुगतना पड़ रहा है। तो कहीं न कहीं स्कूल प्रबंधन की बहुत बड़ी लापरवाही है और स्कूल प्रबंधन पर प्रशासनिक अधिकारी और सरकार से यही लोगों की मांग है कि कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि स्कूल प्रबंधन फीस लेता है। स्कूल प्रबंधन स्कूल के अंदर जब बच्चा एंट्री करता है तो सारी जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन की होती है। स्कूल प्रबंधन ने कहीं न कहीं अपनी जिम्मेदारी नहीं दिखाई, जिसके कारण यह हादसा हुआ और उन पे कार्रवाई
करने की मांग स्थानीय लोग पुलिस वालों से कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने उन्हें आश्वस्त किया है कि हम मुकदमा दर्ज करके आगे की कानूनी कार्रवाई करने के लिए बाध्य हम करेंगे भी, और बच्चे के माँ बाप को न्याय दिलाने का पूर्णतः भरोसा पुलिस वालों ने दिलाया है। हरेंद्र, इसके साथ ही साथ कैसे पूरी घटना ये हुई है, क्योंकि परिवार वाले खुद स्कूल में छोड़कर बच्चे को गए, उसके बावजूद किस तरह से लापरवाही इन प्रबंधन के द्वारा, स्कूल प्रशासन के द्वारा की गई? जब ये स्कूल प्रबंधन की लापरवाही इस तरह से सामने आ रही है, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जब स्कूल के अगल बगल इर्द गिर्द जल जमाव की भयावह स्थिति थी, बड़े बड़े नाले थे, तो स्कूल प्रबंधन को स्कूल बंद करने के लिए जिला प्रशासन ने पहले ये अनुमति दे दी थी कि जहाँ जल जमाव है वहाँ के विद्यालय बंद किए जाएं। लेकिन विद्यालय बंद न होने के कारण इतना बड़ा हादसा हुआ, और स्कूल प्रबंधन सारी जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन की थी। स्कूल प्रबंधन ने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ा, जिसके कारण इतना बड़ा हादसा हुआ। ठीक है हरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। तो गड्ढे में भरे पानी में बच्चे के गिरने से मौत हो गई है। तो प्लेवे स्कूल में दृष्टि शुक्ला का पहला दिन था। चलिए, टॉप एजेंडे में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।